तो जैसे मैंने सुना कि आपने अभी जैसे बोला कि चार्जशीट अगर 60 दिन में फाइन नहीं करते, तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों को उस टाइम बेल देनी पड़ जाती है कि अगर वो डिफॉल्ट बेल वही होता है, डिफॉल्ट बेल, वो डिफॉल्ट बेल होगी। हाँ। तो वैसे नॉर्मली 420 के केस में बंदे को कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? देखो 420 का मामला आप ये समझ लीजिए कि आपने 2200 करोड़ की स्कैम कर दिया तो भी 420 आपके ऊपर लग गई, वहीं आपने 2200 रुपए का कर दिया तो भी 420 ही लग गई। हमें इन केसेस में समझना पड़ता है सेक्शन टू सेक्शन। जैसे कि आप दवाई खाते हो ना, उसकी एमजी अलग अलग होती है, उसी तरह से यहाँ पर जो डिग्री है इन सेक्शंस की वो अलग अलग है। उस सेक्शन में कौन सा सेक्शन लगा है? अब चीटिंग की बात कर रहे हो आप, चीटिंग के इस सेक्शन के अंदर एक तो आता है कि एक एम्प्लॉयर ने चीटिंग कर दी अपने मालिक के साथ, अपनी कंपनी के साथ, एक नॉर्मल 420 वाला सेक्शन हो गया। एक सेक्शन होता है 409 जब बैंकर कोई गड़बड़ कर रहा है या मल्टीपल लोगों को ठग लिया गया, 3 करोड़ से ज्यादा मामला हो गया, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो ईओडब्ल्यू पहुंच जाते हैं। ये मामले और सीरियस हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग बनी हुई है, तो ये मंदिर मार्ग दिल्ली में ऑफिस है इनका, तो यहाँ पर जाकर मामले जब बनते हैं तो ये मामले और सीरियस बन जाते हैं। साल 6 महीने 2 साल तक जेल में बैठे रहते हो आप लोग। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी थी आपसे, जैसे मल्टीपल केसेस होते हैं, सपोज करो एक ही सिटी के अंदर आपके 30 विटनेस हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और अलग अलग सिटीज़ में भी आपके 4-5 केस हैं, तो वो सारे केस एक जगह मर्ज हो जाते हैं क्योंकि इतनी जगह बेले लेना एक बंदे के लिए, या फिर हर जगह जाना? एक बात समझिए, अपने देश में अगर मान लीजिए एक आदमी के ऊपर टोटल ही लगभग 90 केस दर्ज हो गए, सेम केस हमारे पास हैदराबाद का केस था मेरे पास, तो 90 केस दर्ज हो गए अलग अलग स्टेट में, तो सारे केसों को एक साथ आप लाओगे क्या बोलकर? अगर वो सेम यूज क्यों? सेम, अगर देखो सेम नेचर है, सेम चीजें हैं, तो उनको आप कंपाइल करा सकते हो। पर अगर वो अलग अलग है, अलग अलग तरह से बोलकर चीटिंग एक ही आदमी ने की है कि महाठग बन गया वो आदमी, तो उन केसों कंपाइल नहीं किया जाएगा, उनको नहीं मर्ज नहीं करेंगे उन केसेस को, वो अलग अलग ही चलेंगे, अलग अलग स्टेट में जाकर ही आपको केस को। एक कंपनी है, एक कंपनी में ही उनके कंपनी के ओनर्स को, या एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी ने ठगी करी और अलग अलग स्टेट के लोग ठगे हो गए, और एक कंपनी एक ही है, उसका केस एक दर्ज हुआ, तो उन सभी केसेस को एक साथ लाया जा सकता है। कोई कंपनी एक अलग आइडेंटिटी हो गई तो एक साथ ला सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी जो ठगी करी अलग अलग स्टेट में, उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें लाना मुश्किल हो जाएगा, मैंने ये वर्ड यूज किया, मैंने ये नहीं बोला नहीं ला सकते, मैं नहीं वाला वर्ड कभी बोलता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता नहीं वाला वर्ड में। कोई इंसान ये बोलता है कि भाई एक आदमी है, उस आदमी ने 1000 करोड़ की चीटिंग कर ली, एक इंसान ने सोचेगा चार्जशीट लगने तक बेल नहीं होगी इसकी, कहाँ लिखा है ये शब्द? उस इंसान की बेल एक दिन में हो सकती है अगर सही ग्राउंड हो। एक आदमी ने टोटल एग्जैक्टली सोचते हैं लोग ऐसा सोचते हैं। अब कोई इंसान चीटिंग करता है 20,000 रुपए की, बंदा कहता है बेल हो जाएगी 3 दिन बाद, उसकी बेल 1 साल तक नहीं हो रही। देखना पड़ता है केस के अंदर क्या ग्राउंड ले रहे हैं आपके वकील साहब, किस ग्राउंड पे जाकर बहस करने वाले हैं, क्या ग्राउंड है आपके पास, ग्राउंड के आधार पर बेल होती है। आप ये मत देखो अमाउंट कितना था, कई बार लोग कॉल करते हैं, कई बार वो कहता चीटिंग का टोटल अमाउंट ही 25,000 था, तो मैंने किसी वकील साहब से बात करी, वकील साहब ने बोला मैं 60-70 हज़ार रुपये लूंगा बेल कराने के, तो मैं कहा 25,000 केस ही है, तो करना क्या, पुलिस का 1 नोटिस 2 नोटिस आया, मैं कोई गया नहीं, तो मैं कहा 25,000 में पे कर दूंगा उसको। क्या सर मैंने पे भी कर दिए, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी तरीके से, पुलिस आई ने उसने उठाया और जेल भेज दिया। अच्छा, कह सर मैं बोलता ही रह गया, 4 महीने बेल हुई है मेरी, तो 4 महीने के बाद बेल हुई 25,000 रुपए का, तुमने अमाउंट को देखकर केस को छोटा समझ लिया। आप अमाउंट को देखकर केस को छोटा मत समझो, केस की ग्रेविटी वही है, आप अरेस्ट हो सकते हो, कोई नहीं सुनेगा इस बात को 20,000 तेरे अकाउंट में आए थे। एक आजकल तो स्कैमर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि स्कैम कितना करते हैं 10-20 करोड़ का। मैं उसी पे आने लगा था, जैसे आजकल ये जो ऑनलाइन फ्रॉड बिल्कुल उसमें जैसे लोग फोन कर देते हैं या फिर उन्होंने आपकी कोई वीडियो बना दी, आजकल एआई चल रहा है, जैसे बिल्कुल वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करने लग गया, उस टाइम बंदे को समझ नहीं आता, अब वो ऑनलाइन पैसे मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से 100 में से कोई 1% बंदा होगा जो कंप्लेंट नहीं जाता होगा। बिल्कुल ठीक है कि भाई मेरे तो पीछे कोई नहीं है, हाँ। मैं तो जाके ये कंप्लेंट कर दी, उसने कर दी और तब वो बंदा पकड़ा गया, तो उस पर कौन सी धाराएं लगती हैं? देखो धाराएं सेम होंगी, आप समझो, अगर ऑनलाइन ठगी हो रही है तो यहाँ पर IT एक्ट आ जाता है। अच्छा,
66D सेक्शन यहाँ पे इन्वोक हो जाता है, और जो सेक्शन 420 वाला 318 वाला सेक्शन लगता ही है, वो 120 भी है, 61 सेक्शन भी लग जाता है। अगर फॉर्ज अकाउंट था तो यहाँ पर 467-68 भी लग जाएगा, या फिर 336 338 लग जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह से चीटिंग की गई, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, अंजाम तक कैसे पहुंचाया। अब दोस्तों बात में बात क्या होता है इसके अंदर, मैंने बहुत बार देखा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए एक बंदा बोलता है कि यार मेरे अकाउंट में टोटल 10,000 रुपये आए हैं और पुलिस नोटिस भेज रही है, मैं उड़ीसा रहता हूँ, मैं दिल्ली आने जाने में 25,000 खर्च कर दूंगा, तो दिल्ली क्यों हूँ मैं, और वो नोटिस का अवेल ना कर रहा है, पुलिस उठा के जेल भेज देगी उसे। अब एक आदमी बोलता है कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, मैंने बोला क्राइम होता है, किस सेक्शन के अंदर आपका वो केस दर्ज हुआ आपको ये समझना पड़ेगा। अभी रिसेंट में हमारा क्लाइंट था, उसको हम आगरा लेकर गए थे ज्वाइन कराना इन्वेस्टिगेशन, तो मामला इतना बड़ा नहीं था, बट जो क्रोनोलॉजी दिख रही थी उसके अंदर, उसमें उसका डायरेक्ट नाम था। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई तो उसको अरेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है पुलिस वाले को, उसको वहां छोड़ दिया। उसने मुझे बताया नहीं था, उस पर 2 केस पहले से नोटिस आ रखे थे दूसरे स्टेट के। अच्छा। उसने आकर किसी ने गलत एडवाइस की और उसने जाकर वहां बेंगलोर में जाके एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, बेल डिसमिस हो गई। अब आगरा वालों ने दोबारा उसको बुलाया, अब ना वो आगरा जा पा रहा है ना बेंगलोर जा सकता है, और थर्ड केस में भी वो अरेस्ट होगा। अच्छा। तो होता क्या कि मान लीजिए एक आदमी घूम रहा है, एक आदमी गया और उसने 2 आदमी चल रहे हैं, एक आदमी चल जाते उसके पैर में कांच लग गया, बहुत सारा ब्लड आ गया, वो गया यार चोट लगी मेरे, अपना ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर पैसा दे के आ गया। एक आदमी जाता है खुद पैर मारता है, चोट मार लेता है, डॉक्टर के पास जाता है। बात ये नहीं है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बात ये भी नहीं है मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, बात यह है चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट तरीके से ही होगा। डॉक्टर अपनी फीस लेगा ही लेगा, दवाई तेरे को देगा ही देगा। अब तुम सोच रहे हो नहीं अमाउंट बहुत छोटा है, मैं तो निकल जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कम लोग निकल पाते हैं, ज्यादातर लोग जेल के पीछे पहुंच जाते हैं। कम से कम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, बनोगे ही उसके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, तो उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अब आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता। तो अभी जैसे ये एक बार चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट में? देखिए चार्जशीट जब फाइल होती है ना, पहले तो मैं सभी को बोलता हूँ, खास करके चीटिंग के मामलों में, कि चीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो चीटिंग के मामलों में जैसे ही आपको नोटिस आया इमीडिएटली जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। मैं आऊंगा चार्जशीट पर भी, अभी पहले पूरा प्रोसेस बता दूं इसका। मेरे हिसाब से बेनिफिट भी होता होगा कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस वाले वो खुद सोचते हैं कि इसने इतना बड़ा अपराध किया नहीं, अपराध किया नहीं होगा इसने, इसीलिए बंदा यहाँ पर आया है। और वैसे ही अपने देश का कानून क्या बोलता है, देश ये पुलिस वाले नहीं सोचते, देश का कानून ये बोलता है किसी भी इंसान का जब किसी क्राइम में नाम आता है ना, तो उसको उठाकर जेल भेजते हैं। जेल क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं उसने अपराध किया है, इसलिए भेजते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो गवाहों को धमका सकता है, वो एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है, वो देश छोड़ के भाग सकता है। उसको इन चीजों को रोकने के लिए प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है, और वो प्रिवेंटिव भी एक्शन होता है इसी के अंदर, रोकने के लिए उसको जेल भेज देते हैं। पर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो गई तो छोड़ो ना उसको, क्योंकि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो छोड़ना पड़ेगा उसको। तो यहां पर जैसे ही आपने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, इमीडिएटली बेल पे आर्गुमेंट करो अपने वकील साहब। बेल पे भी स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाँ जी। पहले एमएम में बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं एमएम पे कब, बात ये है कि चलो ये क्रोनोलॉजी तो यही बनेगी, सिस्टम तो यही बनेगा, स्टेप तो यही बनेंगे। पहले नीचे आओगे, सीएमएम के पास आओगे, फिर सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पर जैसे यहाँ पर अगर डिग्री ग्रेटर डिग्री हो गई, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो चीटिंग के जो मामले होते हैं 467 के या 338 336 के, तो ट्रायल बाय सेशंस है। तो वहां पर तो आप सीएमएम जा ही नहीं पाओगे। हाँ, एक स्टेप कट गया आपका, एक स्टेप तो कट गया वहां से। तो होता क्या है कि देखना पड़ता है कि ट्रायल बाय किसका है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्रायल बाय सेशंस है। अगर सेशंस है तो आपकी बेल लगनी शुरू वहीं से होगी। जैसे एंटीसिपेटरी बेल है ना, एंटीसिपेटरी बेल को कभी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं लगाया जाता। अच्छा। उसकी जुरिसडिक्शन पहले बनती है सेशंस कोर्ट के पास, फिर बनती है हाई कोर्ट के पास, फिर बनती है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप एमएम के पास नहीं जाओगे। पर अगर आपको अरेस्ट कर लिया और उसकी जुरिसडिक्शन एमएम के पास ही है या फिर नहीं भी है, और वहां पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको नहीं दिए, तो पेश करते ही आपके वकील साहब छुड़ा के ले जाएंगे आपको, चाहे अपराध कितना भी सीरियस हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, वो चीजें जो आपको नहीं पता, वो चीजें आपके वकील साहब ही आपको बताएंगे। आप अपने वकील साहब से मिलो, केस को डिस्कस करो, केस में क्या सेक्शन से बताओ, क्यों वो अपराध में आपका नाम आया वो बताओ, ताकि वो अपने ग्राउंड्स तैयार कर सके। तो इसमें तो जो आईओ होता होगा उसके साथ भी उसका भी क्रॉस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कंप्लेंट क्रॉस